हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस साइंस क्लासेज में, जिसमें आज आप लोग क्लास 10th के साइंस के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण? क्या होता है इसको देखते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तथा जो पदार्थ इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक तथा इन अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे यदि आप जल के बनने को देखें, जल का बनना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर जल को बनाते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने अभिक्रिया की, अतः ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक। तथा इनके अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है, अतः जल क्या है? उत्पाद। इस प्रकार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं, परंतु हम इसे पहचाने कैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है? इसके पहचानने के लिए आप निम्नलिखित तथ्य को ध्यान में रखिए, जिसमें कुछ मुख्य तथ्य हैं आपके। इसमें आप पहले तथ्य को देख सकते हैं, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। अब अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने हाइड्रोजन को मिलाया, ऑक्सीजन को मिलाया। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, और इनके मिलने से बनने वाला जल, इनके मिलने से बनने वाला जल यह लिक्विड होता है। अतः दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो जल बना वो क्या है? लिक्विड है, जबकि मिलने वाले पदार्थ क्या थे? गैस थे। अर्थात इस अभिक्रिया में क्या हुआ? अवस्था का परिवर्तन हुआ, अतः यह एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप कह सकते हैं कि कभी भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें एक बात हो सकता है, आपका मुख्य पहचान उसकी हो सकती है कि या तो अवस्था का परिवर्तन हुआ हो। अगर ये न हुआ हो तो कुछ स्थिति ऐसा भी आ सकता है कि रंग का परिवर्तन हो। रंग परिवर्तन। जब कोई भी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलाए जाएं और उसके बाद उस पदार्थ में क्या हो? रंग का परिवर्तन हो, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे क्या हुई है? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि रंग का परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया की एक पहचान है। इसके अलावा आप तीसरी बात को भी देख सकते हैं, गैस का निकलना। गैस का निकलना, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हो सकता है कि उसमें से कुछ गैस क्या हो? बाहर निकले। तो इस प्रकार एक पहचान ये भी है, गैस का निकलना। इन तीनों में से कुछ भी होगा तो समझ जाइए कि क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा चौथी अभिक्रिया है ताप परिवर्तन। चौथा पहचान है आपका ताप परिवर्तन। इसका कहने का मतलब यह है कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ताप में परिवर्तन भी मिल सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप
ताप में बदलाव मिलेगा। अगर यह रासायनिक अभिक्रिया यदि आप एक टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं, ऐसा होता है टेस्ट ट्यूब, अगर टेस्ट ट्यूब में कोई पदार्थ मिला रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब में 2 पदार्थ मिले, मान लो अगर ए और बी मिलता है, तो इसके मिलने के पश्चात हो सकता है टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाए, तो समझ लीजिए कि ताप में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। या ये भी हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब ठंडा हो जाए, तो भी क्या हुआ, ताप में परिवर्तन। अतः इस प्रकार की अब परिवर्तन से यह स्पष्ट होता है कि वह एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, अन्य पहचान भी हो सकता है आपका अवक्षेप का बनना, अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब होता है कि जब अभिक्रिया हो रही होगी, अगर किसी बीकर में हो रहा हो या किसी आपका पार्ट में हो रहा हो, तो उस स्थिति में कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो इसकी तल्ली में क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, उसे बोलते हैं अवक्षेप। तो इस प्रकार का भी यदि कोई परिवर्तन देखने को मिल जाए जहाँ पे अवक्षेप बना हो, तो आप समझ जाइए क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। आप डिनोट कर लीजिए इसे कि किसी भी प्रकार से इन 5 में से कोई ऐसा भी परिवर्तन दिख गया, कोई भी एक दिख गया, तो वहाँ पे आप स्पष्ट समझ जाइए कि क्या हुई है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की ये पहचान है, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप परिवर्तन तथा अवक्षेपण। यह एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। इनमें से यदि कोई भी परिवर्तन देखने को मिल जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर आपको समझ में आ गया कि कभी भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ या एक भी पदार्थ, ऐसा नहीं है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, एक भी पदार्थ यदि 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना दे तो उस प्रकार के अभिक्रिया को भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यदि आपका जल ही है, जल अगर टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दे, तो इस प्रकार जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बनना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अर्थात इसमें जल क्या हो जाएगा, अभिकारक, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, उत्पाद। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक था, यहाँ पे क्या है, जल उत्पाद अभिकारक है। अतः किसी भी आपके एक पदार्थ से 2 पदार्थ का बनना, या 2 पदार्थ से 1 पदार्थ का बनना, या 2 या 2 से अधिक पदार्थ से 1 पदार्थ का बनना, या 2 या 2 से अधिक पदार्थ से 2 पदार्थ का बनना, यह क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यदि A + B मिल करके C + D बना ले तो ये क्या हो गया, एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब A यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका तत्व हो सकता है, कोई भी अणु हो सकता है, और दोनों के मिलने से ये कोई भी आपका उत्पाद बन सकता है। ठीक है, अब इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं कि आखिर इन सब को हम संक्षिप्त में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल को मैंने लिखा, परंतु इसे हम संक्षिप्त में लिखने का भी एक तरीका समझेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण पे आते हैं। समीकरण, अब ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो अभी आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया को मैं लिख रहा था उनके लिखने का एक संक्षिप्त रूप होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का संक्षिप्त रूप एक रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए
कि जब कोई भी आपके अभिकारक मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों को एक मानक प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा व्यक्त करने को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों को एक मानक प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमने अभी लिखा था कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना था? जल। अब इन सभी आपके पदार्थों को, इन अभिकारकों को एवं इस उत्पाद को इनके मानक प्रतीक द्वारा हम लिखते हैं। हाइड्रोजन को हम मानक प्रतीक से दर्शाते हैं H2 से, और ऑक्सीजन को हम दर्शाते हैं O2 से, और इनके मिलने से बनता है आपका क्या? जल, H2O। तो इस प्रकार हमने इन सब के मानक प्रतीकों द्वारा एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया। तो इस पूरे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरणों को आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में व्यक्त करने को ही हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसी प्रकार Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, ये भी क्या है? एक रासायनिक समीकरण। इसी प्रकार से N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3, ये भी क्या है? एक रासायनिक समीकरण। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इस प्रकार जो हम तीनों को देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं? रासायनिक समीकरण हैं। अब यहाँ पे रासायनिक समीकरण में आपको एक खास बात नज़र आ रही होगी कि कुछ आपके पदार्थों को इस तीर से पहले लिखा गया है और कुछ पदार्थों को तीर के बाद लिखा गया है। अब यहाँ पे तीर से पहले और तीर के बाद लिखने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो यह रासायनिक अभिक्रिया में दर्शाने के लिए अभिकारकों को हम हमेशा तीर से पहले लिखते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को दर्शाया जाता है तो उसमें दो प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। रासायनिक समीकरण को दर्शाने के लिए हम दो प्रकार के पदार्थों को लिखते हैं, जिसमें आपका अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक हमेशा तीर के बाईं ओर रहेगा, उत्पाद हमेशा क्या होगा? दाईं ओर रहेगा। कभी भी ध्यान दे लीजिए कि अभिकारक को हम तीर के बाईं ओर ही लिखेंगे और उत्पाद को तीर के दाईं ओर। अर्थात आपको कभी दिख जाए कि तीर के बाईं ओर कुछ पदार्थ हैं तो समझिए कि वो सब के सब क्या हैं? अभिकारक हैं, और दाईं ओर कुछ पदार्थ हैं तो उन्हें समझिए क्या है? उत्पाद है। और यह एक रासायनिक समीकरण है। अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण में उनके लिखने का भी कुछ नियम है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे। आप 9th में पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 9th में आपने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी आपका अभिकारक अभिक्रिया करता है और उत्पाद बनाता है, तो उस अभिक्रिया में अभिकारक जो भी आपके भाग लेते हैं उनका संपूर्ण द्रव्यमान बने हुए उत्पाद के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होता है। इस नियम को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इस नियम का पालन करना सभी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के लिए जरूरी होता है। यदि ऐसा नियम का पालन कोई रासायनिक समीकरण नहीं कर रहा है तो वह रासायनिक समीकरण असंतुलित समीकरण माना जाता है। अतः इस आधार पर हम रासायनिक समीकरण के प्रकार को पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं?
ठीक है, जिसमें रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है असंतुलित समीकरण। और सेकेंड होता है आपका संतुलित समीकरण। अब असंतुलित और संतुलित समीकरण क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है H2O2, यहाँ पे H2O। अब हमने अभी कहा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर यदि जो समीकरण लिखा जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो समीकरण पालन करेगा वह संतुलित समीकरण कहलाएगा, और जो उसका पालन नहीं करेगा वह असंतुलित समीकरण कहलाएगा। अर्थात यहाँ पे देखिए H2O2, H2O, इसमें समीकरण में बाएं तरफ की बात करें, बाएं तरफ के पक्षों की बात करें और दाएं तरफ के पक्षों की बात करें। बाएं तरफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, तो 2 है। दाएं तरफ कितनी है, तो 2 है। इसमें ऑक्सीजन बाएं तरफ कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या तो ठीक है, परंतु ऑक्सीजन की संख्या इधर आपका 2 है और दाएं तरफ क्या है, 1 है। अतः यह समीकरण क्या है, असंतुलित समीकरण है। तो कभी भी ध्यान दीजिए कि आपके बाएं तरफ और दाएं तरफ में उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणुओं की संख्या, दाएं तरफ उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अर्थात बाएं तरफ जितने परमाणु हाइड्रोजन के हैं दाएं तरफ भी उतने होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन के हैं उतने आपके दाएं तरफ भी होने चाहिए, तब यह समीकरण संतुलित है। यदि ऐसा नहीं है तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। अब इनको हम संतुलित करने के लिए कुछ मुख्य नियम पढ़ते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला होता है अनुमान विधि, जिसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अनुमान विधि कैसे संतुलित करते हैं अनुमान विधि द्वारा, तो देख लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे कितनी है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे कितनी है, 1 है। अब इस संख्या को 2 बनाने के लिए, ऑक्सीजन की संख्या को 2 बनाने के लिए यदि हम H2O में यहाँ 2 लगा दें तो 2 हो जाएगा। परंतु इस बात पे विशेष ध्यान रखिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी आपको सूत्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इनकी संख्या को 2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें इसके आगे 2 लगा देंगे, जिससे इस सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनके सारे के परमाणु क्या हो जाएंगे, इसके अनुसार लिखे जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि यह 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन भी आपका दुगुना हो गया और ऑक्सीजन भी दुगुना हो गया। अब इस समीकरण में हमने ऑक्सीजन को तो संतुलित कर लिया, परंतु ऐसा करते समय हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को 4 हो गए तो हाइड्रोजन को फिर बाएं तरफ देंगे, 2 है, इधर 4 है। इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। अतः यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित। अब देखिए 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। अब इस प्रकार से यह क्या कहलाएगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो अब संतुलित रासायनिक समीकरण को समझ गए। ये भी देखिए ये कैसा समीकरण है, Mg + O2 = MgO। यहाँ पे Mg की संख्या कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी है,
1। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 और यहाँ पे कितनी है 1। ये भी क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इस समीकरण को संतुलित करना होगा तो कैसे करेंगे? फिर ऑक्सीजन की संख्या क्या करेंगे 2 बनाना होगा। तो यहाँ पे 2 आप नहीं लिख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा पूरे सूत्र के आगे 2 लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया 2 mg हो गया 2 हो गया, परंतु इधर कितना mg है 1 है, अतः इसके आगे भी आप क्या लगा लीजिए 2। अब देखिए mg 2 mg 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, अतः ये भी क्या हो गया संतुलित समीकरण। आप इसे ट्राई करके देखिए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे बाएं तरफ क्या है नाइट्रोजन संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 1 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3 है, इधर कितनी है 2 है। तो पहले हम क्या करें नाइट्रोजन की संख्या को संतुलित करें। क्या करें नाइट्रोजन की संख्या को संतुलित करें। इसके लिए हम क्या करेंगे इधर 1 है इधर 2 है, तो इधर 2 करना है तो पूरे आपके सूत्र में क्या करें 2 से गुना कर दें। कितना हो गया नाइट्रोजन की संख्या 2, इधर भी नाइट्रोजन की संख्या 2, परंतु हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 2 और 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई, परंतु इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, तो इसको 6 बनाने के लिए हम इधर क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार ये भी समीकरण क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। यदि आपके इधर हाइड्रोजन के जितने परमाणु हैं इधर उतने नहीं हैं, इधर ऑक्सीजन के जितने परमाणु हैं इधर नहीं है, तो समीकरण क्या कहलाएगा असंतुलित। ठीक है।